ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेके आए एक और धमाकेदार सेशन। जी हाँ दोस्तों, समय हो चुका है स्पेशल सेशन का। और आज के इस सेशन में क्या रहने वाला है खास, आज के इस सेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी लोगों का दिल खोल के स्वागत इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। सेशन का हर क्वेश्चन प्यारे दोस्तों रहने वाला इंपॉर्टेंट। सेशन के हर क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं एग्जाम ओरिएंटेड चीजों की, एग्जाम स्पेसिफिक बातों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल, सभी लोगों का दिल खोल के स्वागत इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। सेशन का हर क्वेश्चन आपके लिए होगा महत्वपूर्ण। तो चलिए आज की इस वोकल क्लास में आप लोगों का दिल खोल के स्वागत। सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। हर सवाल को अच्छे से पढ़ना प्यारे मित्र, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना, फिर अपना बेस्ट जवाब देने की कोशिश करना। सबसे पहला प्रश्न आज की क्लास का आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा। क्या है क्वेश्चन, क्या है ऑप्शन और क्या आंसर होना चाहिए, सभी लोगों को जवाब लिखना है। गुड इवनिंग टू ऑल। अक्षय कुमार, अंजलि, सुषमा सिंह, रिया वर्मा, एकता, नेहा, चित्रलेखा, साया, पूनम, पिनल, उर्मिला, निशा, स्वर्णिमा, सत्येंद्र, क्या बात है, स्वागत। हैशटैग इस बार यूपीपीएससी पार, यस इस बार यूपीपीएससी पार डेफिनेटली। अपने आप से वादा करो और अपने परम पिता को अपने साथ में रख के ये कहो कि इस बार इस एग्जाम की तो खोपड़ी फोड़ ही देंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है द रीजन फॉर पुलिंग द ऑरिकल डाउन एंड बैक व्हाइल इंस्टिलिंग ईयर ड्रॉप टू ए चाइल्ड लेस देन 3 years of age to avoid perforation of eardrum, to avoid adverse effect, that the ear canal is strengthened for children at this age, to treat infection and inflammation। सुबह की क्लास बहुत अच्छी थी सर, मजा आ गया। यस, दिस इज द वे, वी ऑल नो कि हमें हर दिन ये मेहनत करनी है सुबह 6 बजते ही और रोज इसी तरीके से पढ़ना है। तो आपको बिल्कुल हर दिन कुछ न कुछ अद्भुत मिलेगा, कुछ न कुछ नॉलेज मिलेगा, नया ज्ञान मिलेगा और रोज ऐसा होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी एक नए आंकड़े के साथ में शुरुआत कर दीजिएगा सेशन की शुरुआत। सबसे पहले प्रश्न के साथ में मैंने आपको बोला क्या कारण है कान के ओरिकल को हम पीछे की तरफ खींचते हैं। जब हम कान में दवाई डालते हैं और जब बच्चे की उम्र लेस देन 3 years हो, बच्चे की उम्र लेस देन 3 years हो और कान को हम पीछे की तरफ खींचते हैं, इसका क्या रीजन है। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मस्त सा क्वेश्चन डाला है हमने यहाँ पे। तो याद रखो, देखो कान की जब हम बात करते हैं, ईयर की जब हम बात करते हैं कान की, तो जब बच्चा 3 साल का होता है, जब बच्चा 3 साल का होता है 3 years का, तो कान को हम पीछे खींचते हैं और सीधा खींचते हैं। याद रखना 3 साल की उम्र में पीछे और सीधा खींचते हैं। 3 साल से छोटा बच्चा अगर है तो हम कान को नीचे डाउन और बैक खींचते हैं, डाउन एंड बैक। डाउन यानी कि नीचे की तरफ, हमने लिखा डाउन, डाउन एंड बैक, नीचे और पीछे। और जब 3 साल का है तो स्ट्रेट एंड बैक। 3 साल का है बच्चा, स्ट्रेट एंड बैक, सीधा और पीछे। और अगर बच्चा 3 साल से बड़ा है तो अप एंड बैक, स्ट्रेट एंड बैक, डाउन एंड बैक। ये कान उम्र और उम्र के साथ में ईयर का पुलिंग हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब सवाल ने ये नहीं पूछा है, ये तो एक सवाल है कि भाई 3 साल से छोटा बच्चा है तो कान, जब भी आप ईयर ड्रॉप डालो तो कान को नीचे और पीछे खींचो, नीचे और पीछे। 3 साल से बड़ा बच्चा है तो ऊपर और पीछे खींचो, ऊपर और पीछे। और 3 साल का है तो पीछे और सीधा खींचो, स्ट्रेट और बैक, स्ट्रेट और बैक, डाउन और बैक, अप और बैक। ये अलग अलग ऑप्शन है। अब जब हम यहाँ पे बात करें कान की, है ना, रीजन है कि भाई क्यों हम उसको डाउन और बैक ही खींचते हैं 3 साल के छोटे बच्चे में, तो उसका रीजन ये नहीं कि ईयर ड्रम परफोरेटेड हो जाए, उसका रीजन ये भी नहीं है कि एडवर्स इफेक्ट ना हो। इसका रीजन ये है कि 3 साल के छोटे बच्चे में जो यूस्टेकियन ट्यूब है ना, जो ट्यूब है वो ट्यूब क्या रहती है, ईयर कैनाल जो रहती है वो क्या रहती है, स्ट्रेट रहती है। यूस्टेकियन ट्यूब और ईयर कैनाल कैसी रहती है, स्ट्रेट रहती है। और इस वजह से इसको थोड़ा ऐसे डाउन खींचना पड़ता है ताकि दवाई को बड़ी आसानी से अंदर की तरफ इंस्टिल किया जाए। तो द रीजन इज स्ट्रेंथन, सीधा, है ना, सीधा होना किसका, ट्यूब का, कैनाल का। टू ट्रीट
इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, ये कारण नहीं है। तो हम इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए ऐसा नहीं करते हैं, हम यहाँ पे यूस्टेकिन ट्यूब के सीधे होने की वजह से इसको इस तरीके से पुल करते हैं। बाकी सभी बातें गलत है, सी करेक्ट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आज के सेशन का पहला ही क्वेश्चन था। अगला प्रश्न, स्वागत सभी लोगों का, अगरबत्ती लगा के दिल खोल के जुड़ जाइएगा एक बेहतरीन लाइन के साथ में कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास में चलकर समंदर भी आएगा, होके ना मायूस यू बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और इस बार इस यूपी पीएससी में सिलेक्शन भी होगा और मंजिल को उसका औकात भी दिखाएंगे। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आज की एक न्यूज है, यूपी पीएससी की न्यूज है और उस न्यूज में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, देखो अगरबत्ती लगाओ तो मैं वो शब्द पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत ही साफ साफ सुंदर सुंदर शब्दों में आज मैंने न्यूज पढ़ी है। मेरी यूपी पीएससी पे एकदम बाजीराव की नज़र और बाजीराव की तलवार जो होती है ना, वैसे नज़र है पूरी की पूरी, और बहुत सुंदर सी न्यूज मैंने पढ़ी है। और आप सभी लोगों को न्यूज जाननी चाहिए क्योंकि न्यूज आपके बहुत काम आने वाली है ना। तो न्यूज क्या थी सुनिएगा, न्यूज क्या थी मैं आपको सुना देना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, ताकि आप लोग जो है कॉन्फिडेंट रहे लाइफ के अंदर। कॉन्फिडेंस जरूरी है इस एग्जाम में सफलता के लिए, क्या जरूरी है, कॉन्फिडेंस जरूरी है। वेयर दैट न्यूज इज हाँ, आज की न्यूज है, आप सब ने पढ़ा भी होगा, ये आपके प्रयागराज से ही न्यूज आई हुई है ना। आप सब लोगों ने पढ़ा इस न्यूज को। और ये न्यूज क्या थी कि साहब जो चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग में स्टाफ नर्स के जो 2240 पदों पे भर्ती होगी, इन पदों पर भर्ती के लिए 21 अगस्त से यानी कि आज से, तो आज शाम तक फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, वेबसाइट पर आवेदन शुरू हो जाएंगे। 1 महीने तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। स्टाफ नर्स पुरुष के 171 और महिला के 2069 पद रिक्त है। पिछले महीने इसका अधिसूचना यूपी पीएससी को मिल गया था। सोमवार को आयोग की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप, परीक्षा केंद्रों के जिले, आरक्षण व आयु छूटे का विवरण उसके अंदर होगा। इस पद के लिए सुनना, इस पद के लिए 21 साल से लेकर 40 साल तक के सभी रसगुल्ले अप्लाई कर सकते हैं और चयन के लिए इसमें प्री यानी कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। ये बहुत मजेदार पॉइंट था। इसमें चयन के लिए एक प्री और एक मुख्य 2 परीक्षा होगी। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है और फॉर्म आज स्टार्ट हो जाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। हाँ, इस एग्जाम में मेल और फीमेल के पदों में थोड़ा अंतर है, लेकिन क्या हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें अपनी तैयारी पे विश्वास दिखाना है। प्यारे दोस्त, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे सिलेक्शन के लिए पोस्ट है या नहीं ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेरे सिलेक्शन के लिए पोस्ट है सर, तो पर पूरी जान लगा दो, पूरी जान लगा दो उस पोस्ट को निकालने के लिए, उस सिलेक्शन को निकालने के लिए। मजा तो तभी होता है ना जब बहुत ज्यादा में से कम में निकल कर आना होता है, तब बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो पूरा उत्साह दिखा दो और पूरे जोश जुनून और पागलपन के साथ में इस एग्जाम के पीछे लग जाओ, हाथ पांव धोके लग जाओ। हम तो तैयार है, क्या आप लोग मेरे साथ तैयार हो? तो बिल्कुल एकदम नए आंकड़े के साथ में इस सवाल का जवाब लिखिएगा। जिन्होंने अगरबत्ती नहीं लगाई है, न्यूज मैंने बता दी है, और न्यूज अगर पसंद आई, अगरबत्ती लगा के मेरे साथ आगे बढ़िएगा। अगरबत्ती का मतलब है प्रेस द लाइक बटन। हाँ, अभी रसगुल्ले ये भी पूछ लेंगे सर, डाउट है ये अगरबत्ती क्या होता है ना। तो डाउट मत रखो अपने साथ में, है ना। कल एक बच्चे ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, सर अगरबत्ती 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 करते रहते हो, क्या होता है? मैंने बोला अगरबत्ती का मतलब होता है लाले कि भगवान के प्रति श्रद्धा अर्पित करो, दैट इज वेरी बेसिक कंसेप्ट। तो यहाँ पे ट्रू अबाउट मंगोलियन स्पोर्ट, डिसअपियर इन अबाउट ए ईयर, इट विल परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी रहेगा, 1 साल में गायब हो जाएगा। कैन बी ट्रीटेड विद इमोलियंट, कोई इमोलियंट क्रीम व्रीम लगा के इसको ट्रीट करेंगे। और एक लिखा हुआ है आर इंडिकेटिव ऑफ प्री नेट पेरेंटल एब्यूज, ये बता रहा है कि पेरेंट्स ने चमकाया है इसको। हाँ, पेरेंट्स ने चमकाया है ऐसा लग रहा है। क्या आपको लगता है प्यारे दोस्तों?
बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखो हमने यहाँ पे क्या बताया, हमने यहाँ पे क्या बताया कि ये जो बच्चा है इसका ये बैक का हिस्सा है ना। यूपीपीएससी का सिलेबस क्या है वो भी कल आ जाएगा। वैसे हम पहले के एग्जाम को देखें तो सिलेबस में कुछ खास चेंज होना नहीं है, सिलेबस वही रहना है, पहले आया हुआ है ना सिलेबस, वही सिलेबस है, कोई ज्यादा खास चेंज नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इसके सिलेबस में पहले जो सिलेबस आया हुआ है ना प्यारे दोस्तों, आपको मैं किसी में डाउट नहीं रखने दूंगा, चिंता मत करो। पहले जो सिलेबस आया हुआ है उसके अंदर क्या क्या था, एनाटॉमी फिजियोलॉजी आती है, फंडामेंटल आती है, फर्स्ट एड आता है, मेडिकल सर्जिकल आती है, साइकेट्रिक आती है, कम्युनिटी आती है, मिडवाइफ आती है, पीडियाट्रिक आती है, प्रोफेशनल ट्रेंड्स आते हैं, माइक्रोबायोलॉजी आती है, साइकोलॉजी आती है, सोशियोलॉजी आती है, पर्सनल हाइजीन आता है, एनवायरमेंटल हाइजीन आता है, कंप्यूटर आता है, हिंदी आता है, मैथ्स आता है, जीके आता है, करंट अफेयर्स आता है। ये पहले का सिलेबस है। तो अगर एक ढंग से देखे और एक नज़र में देखे तो ज़्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही छोटा सिलेबस है। और अभी रसगुल्ले कहेंगे सर इसको छोटा कहते हो तो बड़ा किसको कहते हो, तो बहुत ही छोटा सिलेबस है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया है ये सिलेबस है ना। और सैलरी पूरी 90,000 है और आंकड़ा पूरा एकदम नया लग जाना चाहिए। ओटीआर के बारे में भी बताऊंगा मैं, कल एडवर्टीजमेंट आ जाए फिर ओटीआर के बारे में भी बता दूंगा, ओटीआर का तरीका भी आपको बताऊंगा, और कौन भर सकता कौन नहीं भर सकता वो एडवर्टीजमेंट पूरा आने दो फिर हम बताएंगे। तो हमने सिलेबस भी बता दिया। तो कौन सा ट्रू है मंगोलियन स्पोर्ट के बारे में, तो मंगोलियन स्पोर्ट क्या है, लंबोसैक्रल एरिया में, कौन से एरिया में, ये एरिया लंबोसैक्रल एरिया, और इस लंबोसैक्रल एरिया के अंदर, लंबोसैक्रल एरिया के अंदर ब्लू कलर का मार्क्स आता है, ब्लू मार्क्स, जो किसकी वजह से, लोकल एक्सेस मिलेनिन, मिलेनिन एक हार्मोन है और वो लोकल जगह पे ज्यादा सीक्रेट हुआ, कहाँ पे, लंबोसैक्रल एरिया में। मिलेनिन एक हार्मोन है और ये मिलेनिन लंबोसैक्रल एरिया में इस लोकल जगह पे बहुत ज्यादा सीक्रेट हो गया, और लोकल जगह पे मिलेनिन के ज्यादा सीक्रेट होने की वजह से, लोकल जगह पे मिलेनिन के ज्यादा सीक्रेट होने की वजह से एक ब्लू कलर का मार्क्स बन गया, और इस ब्लू कलर के मार्क्स को हम किस नाम से जानते हैं, मंगोलियन स्पोर्ट के नाम से जानते हैं प्यारे मित्र। और ये जो मंगोलियन स्पोर्ट है ये एक बर्थ मार्क्स है, क्या बोलते हैं, ये बर्थ मार्क्स है, और ये बर्थ मार्क्स साल एक भर में खुद ही गायब हो जाता है, साल भर में खुद ही गायब हो जाता है। ये पूरी जिंदगी रहेगा ऐसा नहीं है, ये इमोलिएंट के द्वारा ट्रीट होता है ऐसा नहीं है। और पेरेंटल एब्यूज, याद रखना, पेरेंटल का मतलब होता है पिताजी के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, फादर मदर के द्वारा कोई एब्यूज कंडीशन है, ऐसा भी यहाँ पे नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब मैं बात करता हूँ मंगोलियन स्पोर्ट की, तो मंगोलियन स्पोर्ट एक ब्लू कलर का मार्क्स है, मंगोलियन स्पोर्ट जन्म से प्रेजेंट होता है, और मंगोलियन स्पोर्ट एक आध साल में खुद ही गायब हो जाता है, और इसको हम बर्थ मार्क्स के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं, बर्थ मार्क्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए है, बी सी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। ये कहानी सबसे पहले आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, ठीक बात है। दूसरा, कुछ बर्थ मार्क्स और होता है जिसके अंदर एक होता है आपका मिलिया। मिलिया क्या होता है, एक होता है आपका हर्ली क्वीन साइन, हर्ली याद रखना, हर्ली क्वीन साइन, ये क्या होता है, हर्ली क्वीन साइन। एक मैं आपको बताने वाला हूं जो है टेलेंजेक्टेशिया, टेलेंजेक्टेशिया क्या होता है भाई, मिलिया एक है, हर्ली क्वीन साइन एक है, टेलेंजेक्टेशिया एक है। तो मिलिया एक है, हर्ली क्वीन साइन एक है, टेलेंजेक्टेशिया एक है। और क्या होता है उसकी मैं बात करूं, मिलिया है, हर्ली क्वीन साइन है, टेलेंजेक्टेशिया है, स्ट्रोक बाइट भी कहते हैं इसको, स्ट्रोक बाइट, टेलेंजेक्टेशिया को स्ट्रोक बाइट भी कहते हैं। ये क्या होता है, तो मिलिया जो होता है व्हाइट पिन डॉट, याद रखना व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट पिन पॉइंट स्पॉट, और ये भी कहाँ होता है, फेशियल एरिया में, नेक पे, चिक पे, है ना, आपका चिन पे, ये एरिया में होता है, इसको बोलते हैं मिलिया। मिलिया भी ऑटो रिजोल्व होता है, किसी इलाज का जरूरत नहीं रहता है। हर्ली क्वीन साइन क्या होता है, हर्ली क्वीन साइन का मतलब होता है बच्चा जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी बॉडी को हम यहाँ पे दो भाग में डिवाइड करते हैं।
बच्चे की आधा बॉडी जो है वो पिंक होता है और आधा बॉडी जो होता है वो ब्लू होता है। हाफ बॉडी पिंक, हाफ बॉडी ब्लू, इसको हम क्या बोलते हैं? हार्लीक्विन साइन। आधा बॉडी है पिंक, आधा बॉडी है ब्लू, इसको बोलते हैं हार्लीक्विन साइन। और हार्लीक्विन साइन भी एक बर्थ मार्क्स है। और आधे बॉडी का पिंक और आधे बॉडी के ब्लू होने का रीजन क्या है यहाँ पे? इट वुड बी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट वुड बी कार्डियक प्रॉब्लम और इट वुड बी एनी सेप्टिसिमिक कंडीशन। तो इसको बोलते हैं हार्लीक्विन साइन। टेलेंजेक्टेशिया, लोकल कैपिलरी डायलेटेशन, लोकल कैपिलरी डायलेशन causes, local capillary dilation causes a red spot, red color spots। कहाँ पे? नेप ऑफ द नेक में, नेप ऑफ द नेक, गर्दन के पीछे की तरफ लोकल कैपिलरी के डायलेटेशन की वजह से एक रेड कलर का बड़ा सा छपका बन जाए यहाँ पे, वो होता है आपका टेलेंजेक्टेशिया, या इसको बोलते हैं स्ट्रोक बाइट। तो ये कैपिलरी डायलेटेशन से होता है, ये बॉडी में वैस्कुलरिटी चेंजेस की वजह से होता है। ये हार्लीक्विन साइन जो है बॉडी 2 कलर में रहती है बच्चे की, ऐसा हफ्ते भर रहता है फिर अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये ऑटो रिजॉल्व है विद इन ए वीक, है ना, ऑटो रिजॉल्व खुद ही ठीक हो जाती है, ऑटो रिजॉल्व विद इन ए वीक, हफ्ते भर के अंदर, विद इन ए वीक, एक आध हफ्ते के अंदर। जबकि ऊपर वाला जो है ये वाला है ना, ये वाला, ये ऑटो रिजॉल्व होता है विद इन 1 मंथ, महीने भर के अंदर। तो ऑटो रिजॉल्व हो जाएगी विद इन 1 मंथ, एक आध महीने के अंदर खुद ही ठीक हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मिलिया। और ये जो टेलेंजेक्टेशिया है ये ऑटो रिजॉल्व होता है 1 to 2 ईयर्स, 1 से 2 साल में अपना आप ठीक हो जाते हैं। किसी भी बर्थ मार्क्स का ठीक हो जाना अच्छी बात है, अगर ठीक नहीं भी होता है तो इसमें बुरा कुछ भी नहीं है, मतलब अगर ये ठीक नहीं हुआ है तो हो जाएगा, इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि बर्थ मार्क्स कोई बीमारी नहीं होती है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। सो दिस इज नॉन एज मंगोलियन स्पॉट एंड इट विल डिसअपियर। अगला प्रश्न, सभी को जवाब लिखना है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ड्यू टू ग्रेविड फोर्स, यस, टेलेंजेक्टेशिया में बच्चा जो होता है ना उसका हेड नीचे होता है बर्थ होते समय, तो ऊपर से मदर का जब ग्रेविड फोर्स लगता है, प्रेशर लगता है, कैपिलरी डायलेटेशन हो जाता है। अगला प्रश्न, क्या बात है, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? यूपीपीएससी में जीएनएम कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं क्या? सब बताएंगे आपको। कल आज एडवर्टीजमेंट पूरा आ जाएगा ना, तो आपको सब कुछ हम डिटेल के साथ में बता देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आंकड़ा बिल्कुल नया है, अगरबत्ती लगा के पूरे जोश के साथ में पढ़िएगा मेरे साथ। अगला सवाल कह रहा है कि कौन से टाइप का बिलिरुबिन जो है वो इंक्रीज होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर? कौन से टाइप का बिलिरुबिन जो है वो इंक्रीज होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, बिलिरुबिन डाइगैलेक्टोनोनाइड, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, बिलिरुबिन डाइगैलेक्टोनोनाइड, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। बहुत ही इजी कर दिया हमने सवाल को, हमने सवाल को बहुत इजी कर दिया कि बिलिरुबिन इंक्रीज होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, जॉन्डिस कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉन्डिस ह्यूमन बॉडी हैव? सभी को जवाब लिखना है। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जॉन्डिस कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉन्डिस ह्यूमन बॉडी हैव? क्या बात है भाई, अभिषेक सिंह नर्सिंग वाला, आजकल नर्सिंग वाला का ट्रेंड चलेगा वह, बहुत बढ़िया। सभी रसगुल्ले हमारे जो है, हाँ बिल्कुल अच्छा शब्द है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। बताओ जल्दी बताओ, 2 तरह के जॉन्डिस होते हैं, 3 तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं? क्या बात है भाई, सबके जॉन्डिस अलग अलग होते हैं क्या? हैं, सबके जॉन्डिस अलग अलग होते हैं। फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल वो बच्चे में होते हैं लाले, हम बच्चे वाला तो पूछ ही नहीं रहे है ना। कुछ रसगुल्ले तो कह रहे हैं फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल 2 तरह के जॉन्डिस होते हैं, वो तो न्यूबॉर्न या नियोनेटल जॉन्डिस के पार्ट है। नियोनेट में, नए बच्चे में, पैदा होने वाले बच्चे में होता है ना, हम उस जॉन्डिस का बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करें जब जॉन्डिस की,
तो याद रखना जॉन्डिस के 3 टाइप होते हैं, ये बात सही है। पहला जॉन्डिस होता है प्री हिपेटिक, दूसरा होता है हिपेटिक, और तीसरा होता है पोस्ट हिपेटिक। प्री हिपेटिक, हिपेटिक और पोस्ट हिपेटिक। ये जो प्री हिपेटिक है इसको हम हीमोलाइटिक जॉन्डिस कहते हैं। हिपेटिक जो होता है इसको हम हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस कहते हैं। पोस्ट हिपेटिक हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। एक है आपका हीमोलाइटिक, एक है आपका हिपेटोसेलुलर, एक होता है आपका ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। लीवर से पहले हिपेटिक वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? लीवर। तो एक तो है लीवर की वजह से जॉन्डिस, एक है लीवर के पहले वाली वजह और एक है लीवर के बाद वाली वजह। अब जॉन्डिस का लीवर से क्या संबंध है? लीवर से पहले जॉन्डिस कौन करवाता है, लीवर के दौरान जॉन्डिस कौन कराता है, लीवर के बाद में जॉन्डिस कौन कराता है? मैंने 3 टाइप बता दिए जॉन्डिस के, एक लीवर से पहले, एक लीवर और एक लीवर के बाद में। तो चलिए लीवर और लीवर के बाद में और लीवर से पहले जॉन्डिस कराते हैं। यहाँ पे आपकी एक होती है स्प्लीन, आप सभी को पता होना चाहिए स्प्लीन एक फेगोसाइटिक सेल है, हाईली वैस्कुलर एरिया है, ब्लड वेसल जाती है, नैरो कैपिलरीज वहाँ पे होती है और ब्लड वेसल वहाँ से ब्लड लेके आता है। अब ये जो ब्लड वेसल ब्लड लेके आती है ये जाएगी लीवर को, किसको जाएगी? लीवर को, ठीक है। अब ये वेसल जब लीवर में एंटर करती है तो लीवर में पाई जाती है हिपेटोसाइट। लीवर में कौन होती है? हिपेटोसाइट। और हिपेटोसाइट के बारे में मैंने आपको बताया प्यारे दोस्तों, बहुत ही सुंदर और बहुत ही, हाँ, हिपेटोसाइट। तो यहाँ पे हमने बोला कि जब ये पहुंचा तो हिपेटोसाइट ने क्या किया, ये जो मरीज लेके आया बिलिरुबिन, और ये बिलिरुबिन कौन सा था, वहाँ से जो बना है उसको लीवर लेता है और लीवर उसको इसकी फॉर्म कन्वर्ट करके दे देता है। जो आया था बिलिरुबिन वो वहाँ से बन के आया था स्प्लीन से, और आने वाले बिलिरुबिन को अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या नॉन सॉल्युबल कहते हैं। ये अनकॉन्जुगेटेड था, इसी को हम बोला नॉन सॉल्युबल। इसका क्या मतलब है सर? अच्छा, इसको एक और नाम से जानते हैं, इनडायरेक्ट। होता क्या है कि आपका जो ब्लड है, ब्लड वो जब इसमें आता है, स्प्लीन में आता है, तो ब्लड के अंदर जो आरबीसी है वो बूढ़ी हो जाती है टाइम के साथ में। जब आरबीसी बूढ़ी हो जाती है और इस कैपिलरी में से होके निकल नहीं पाती है तो रुकावट पैदा करती है। रुकावट पैदा करती है तो इसको ब्लड के सर्कुलेशन से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो जब यह स्टिक हो गई तो इसको सर्कुलेशन में से हटा देगी कौन? स्प्लीन की मैक्रोफेजेस, स्प्लीन की मैक्रोफेजेस, फेगोसाइटिक सेल। और उन्होंने इस आरबीसी को अपने अंदर ले लिया, लेके इसको तोड़ा और तोड़ के इससे क्या बनाया? बिलीवर्डिन। तो यहाँ पे जब आरबीसी आई, अंदर गई, सर्कुलेशन से बाहर गई, स्प्लीन की मैक्रोफेज ने अपने अंदर लिया और जब बाहर निकाला तो उसने आरबीसी का क्या बना दिया? बिलीवर्डिन बना दिया। क्या बना दिया? बिलीवर्डिन। और इसको बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम कन्वर्ट कर देता है बिलीरुबिन में। बिलीरुबिन में किसमें कन्वर्ट कर दिया? बिलीरुबिन में। इसका मतलब ये जो बिलीरुबिन है, ये बिलीरुबिन नॉन सॉल्युबल है। नॉन सॉल्युबल मतलब ये पानी में सॉल्यूट नहीं हो सकता, पानी में घुल नहीं सकता। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, फिर समझ लीजिएगा कि मेरे ब्लड आया स्प्लीन के पास में, आरबीसी आई, आरबीसी यहाँ से निकल नहीं पाई क्योंकि जगह छोटी है। नॉर्मली जब आरबीसी यंग होती है, बूढ़ी नहीं होती है, तब तो ये पतली होके यहाँ से निकल जाती है और वापस आके अपना रूप ले लेती है। हमेशा तो आरबीसी ऐसा करती है। आज आरबीसी को पंगा हुआ कि हार्ड हो गई, टफ हो गई है, बूढ़ी हो गई है, तो ये झुक के यहाँ से निकल नहीं सकती। तब आरबीसी यहाँ से निकल नहीं पाई, और आरबीसी जब यहाँ निकल नहीं पाई और रुकावट पैदा कर रही है तो इसको सर्कुलेशन में से उठा लिया जाता है मैक्रोफेजेज के द्वारा, स्प्लीन की, और उस आरबीसी को लेके वो तोड़ती है तो उसका एंड प्रोडक्ट बनता है बिलीवर्डिन। और बिलीरुबिन रिडक्टेज एंजाइम जो होता है, बिलीरुबिन रिडक्टेज एंजाइम बिलीवर्डिन को बिलीरुबिन में कन्वर्ट करता है। और ये बिलीरुबिन जो है वो आपका यहाँ पे पहली बार बना, वो अनकॉन्जुगेटेड नॉन सॉल्युबल
या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है। अब जब बिलिरुबिन पानी के अंदर डाइल्यूट नहीं हो सकता, वाटर में डाइल्यूट नहीं हो सकता, इसको यहाँ से पकड़ के ले जाना पड़ेगा, नहीं तो ये वापस बाहर चला जाता सर्कुलेशन से। तो यहाँ पे मरीज जो है उसको हम यहाँ पे सर्कुलेशन में बाइंड अप करने के लिए या लीवर के पास ले जाने तक के लिए एक प्रोटीन काम करती है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन लीवर ही बनाता है। एल्ब्यूमिन किसके साथ में बाइंड होती है? बिलिरुबिन के साथ में, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के साथ में। और एल्ब्यूमिन इसको लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा? रिसेप्टर साइट पे लीवर में। लीवर का जो रिसेप्टर साइट है, ये लीवर का जो रिसेप्टर साइट है, ये रिसेप्टर साइट एल्ब्यूमिन को रिसीव करता है वहाँ पे, एल्ब्यूमिन को। और एल्ब्यूमिन अपने साथ में क्या लेके आई? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। उस टाइम वो बिलिरुबिन कहाँ डाल दिया? लीवर के अंदर। बिलिरुबिन लीवर के अंदर रहे, किसने डाला? एल्ब्यूमिन ने। कहाँ से लेके आई? स्प्रीन से। और ये कैसा बिलिरुबिन था? अनकॉन्जुगेटेड था। कैसा था? इनडायरेक्ट था, नॉन सोल्यूबल था। जब ये लीवर के अंदर गया तो लीवर से वापस बाहर अब ब्लड में नहीं जाके किस में निकलेगा? बिलियरी ट्रैक्ट में निकलेगा, बिलियरी ट्रैक्ट में। और इसमें आपका राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट आएगी, कॉमन हिपेटिक डक्ट है, फिर आपका गोल ब्लैडर है और सिस्टिक डक्ट ऐड होती है तो कॉमन बाइल डक्ट हो जाएगी, सीबीडी। और ये जो कॉमन बाइल डक्ट है इसमें आएगा कौन? एक तो बाइल आएगा और दूसरा ये बिलिरुबिन आएगा जो नॉन सोल्यूबल या अनकॉन्जुगेटेड था। और ये नॉन सोल्यूबल बिलिरुबिन यहाँ जब लीवर में आया इसने इसको सोल्यूबल बना दिया, कॉन्जुगेटेड हो गया। ये क्या हो गया? कॉन्जुगेटेड हो गया एंड सोल्यूबल हो गया बिलिरुबिन। पहले नॉन सोल्यूबल था, अनकॉन्जुगेटेड था, अब कॉन्जुगेटेड हो गया, सोल्यूबल हो गया। और सोल्यूबल बिलिरुबिन बॉडी से यूरिन और स्टूल के फॉर्म में बाहर करता है। तो यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट जो है आपका, उसके अंदर ये आया बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड और आके कहाँ खुलता है? ड्यूडिनम में। और ड्यूडिनम में खुलने के बाद में ये यूरिन और स्टूल के साथ में स्टर्को बिलिनोजन और यूरो बिलिनोजन, इन दोनों फॉर्म के अंदर ये बॉडी से बाहर जाता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। इस तरह की पूरी कहानी रहती है बिलिरुबिन के बनने की और एक्सक्रीशन की। बनेगा किससे? आरबीसी के टूटने से। कौन सा बनेगा? इनसोल्यूबल। सोल्यूबल बनने के लिए कहाँ जाएगा? लीवर में। लीवर उसको सोल्यूबल में कन्वर्ट करता है। सोल्यूबल में कन्वर्ट होने के बाद में कहाँ आता है? सोल्यूबल में कन्वर्ट होने के बाद में बॉडी से बाहर जाता है ड्यूडिनम में जाके यूरिन और स्टूल के थ्रू। यूरिन के थ्रू जाएगा, उसको यूरोबिलिनोजन कहते हैं। स्टूल के थ्रू जाएगा, उसको स्टर्कोबिलिनोजन के नाम से जानते हैं। और ये एक्सक्रीशन की कहानी रहती है मरीज के अंदर। अब 3 जगह है यहाँ पे जिसकी वजह से जॉन्डिस हो सकती है। जॉन्डिस होने की एक जगह तो प्यारे दोस्त ये है, ये वाली जॉन्डिस होने का एक कारण तो ये है जिसमें आरबीसी के टूटने का जो प्रोसेस है इसको हम हीमोलाइसिस कहते हैं। हीमोलाइसिस अगर बहुत ही ज्यादा हो जाए, एक्सेस हीमोलाइसिस अगर यहाँ पे हो, तो ये जो पहला पार्ट है हीमोलाइसिस की वजह से ही हम बात कर रहे हैं। हीमोलाइसिस का मतलब आरबीसी का टूटना। तो आरबीसी अगर बहुत ज्यादा टूटे तो अपना आप जॉन्डिस हो जाती है। इसको बोलते हैं प्री हिपेटिक जॉन्डिस, जिसका एक और नाम दिया हमने हीमोलाइटिक जॉन्डिस। हीमोलाइसिस ज्यादा होता है, आरबीसी ज्यादा टूटती है तो बिलिरुबिन ज्यादा बनता है तो बॉडी में जॉन्डिस आता है। इसको बोलते हैं प्री हिपेटिक जॉन्डिस। याद रखना, यह प्री हिपेटिक जॉन्डिस। दूसरा जॉन्डिस हमने लिखाया कि मान लो आरबीसी ज्यादा नहीं टूट रही है, बरोबर ही टूट रही है और बिना पानी में घुलने वाला बिलिरुबिन बनाया और ये बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन के साथ में बाइंड होकर लीवर तक पहुंचा, पर लीवर खराब है और लीवर की सेल खराब है, तो क्या इसको कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट कर पाएगा? नहीं। और जब ये कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट नहीं होगा तो इसको हम बोलते हैं लीवर के सेल के खराब होने वाली बीमारी, हिपेटिक जॉन्डिस या हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस। समझ में आई कहानी? और लास्ट जो जॉन्डिस है वो है हीमोलाइटिक जॉन्डिस के बाद में ये जॉन्डिस है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या होता है सर? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में होता है कि जब ये कन्वर्ट हो गया तब इसको बाहर भेजना है बिलियरी सिस्टम से। जब हम इसको बाहर रवाना करते हैं तो अगर इसके फ्लो में कोई रुकावट आ जाती है बीच में, हमने तो इसको बाहर रवाना किया लेकिन बाहर जा ही नहीं रहा है, बीच में कोई ना कोई फ्लो में रुकावट आ गई, तो अगर इसके फ्लो में एक्सक्रीशन में कोई रुकावट आ जाए, इस जॉन्डिस को हम नाम देते हैं प्यारे दोस्त ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। कौन सा जॉन्डिस? ऑब्स्ट्रक्टिव। तो एक हिमोलाइटिक है, हिपेटोसेलुलर एक ऑब्स्ट्रक्टिव है। इन दोनों ही जॉन्डिस में, हिमोलाइटिक और हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस के अंदर आपका जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वही बढ़ता है। इस बात का ध्यान रखना।
और इन दोनों ही तरह के जॉन्डिस में, हिमोलाइटिक और हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस के अंदर आपका जो है प्री हिपेटिक और हिपेटिक जॉन्डिस है ये, और इन दोनों ही तरह के जॉन्डिस में आपका क्या हो जाता है वहां पे, हाँ कौन सा बिलिरुबिन बढ़ता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वहां पे बढ़ जाता है, कॉन्जुगेटेड नॉर्मली रहता है, अनकॉन्जुगेटेड बढ़ जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कौन सा बिलिरुबिन बढ़ता है, कॉन्जुगेटेड। ऑब्स्ट्रक्टेड में तो कौन सा बिलिरुबिन बढ़ता है, कॉन्जुगेटेड, और इन दोनों में कौन सा बिलिरुबिन बढ़ता है, अनकॉन्जुगेटेड। ऑब्स्ट्रक्टेड में कौन सा बिलिरुबिन बढ़ता है, कॉन्जुगेटेड, है ना। तो सवाल ने यही बोला है कि अगर, हाँ कॉन्जुगेटेड क्यों, क्योंकि वो कन्वर्ट हो गया लेकिन बाहर नहीं जा पा रहा है। तो सवाल ने यही पूछा है कि कौन सा बिलिरुबिन बढ़ेगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, तो मैंने अभी नाम दिया कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का दूसरा नाम क्या है, वाटर सोल्यूबल। तीसरा नाम क्या है, डायरेक्ट बिलिरुबिन। कॉन्जुगेटेड को क्या बोलते हैं, वाटर सोल्यूबल बोलते हैं, डायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं, और अनकॉन्जुगेटेड को इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं। कोई मतलब नहीं है इन तीनों ऑप्शन का। तो डायरेक्ट बिलिरुबिन है, वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है। समझ में आई लालो, तीनों जॉन्डिस समझ में आए कि नहीं आए। हिमोलाइटिक की बात हमने बताई, हिपेटोसेलुलर की बात हमने बताई, पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस की बात बताई। और अगर मजा आया है तो अगरबत्ती लगा के नए आंकड़े के साथ में आगे बढ़िएगा मेरे साथ, है ना। वो कहता है ना कि युद्ध कहां तक टाला जाए, बड़ी सुंदर लाइन है, कान खोल के सुनिएगा। युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए। युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए। तू भी है वंशज राणा का, तू भी है वंशज राणा का, फेंक भाला जहां तक जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप जो है, जिस तरीके से हमारे बहुत ही बड़ा नाम है ना, पूरे विश्व में बहुत बड़ा नाम है, उनकी तरह हम अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहे, एक विश्वास के साथ में डटे रहे, खड़े रहे, अड़े रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सवाल ने बोला कि आंसर क्या होगा, डायरेक्ट बिलिरुबिन है, इनडायरेक्ट नहीं है और अनकॉन्जुगेटेड नहीं है। अगला प्रश्न, अच्छा सवाल है, फंसाने वाला सवाल है। एक रसूला कह रहा है, सर आज अगरबत्ती नहीं लगाऊंगा, पहले यूपीपीएससी की मेल की पोस्ट इंक्रीज कर दो। वाह मेरे लाल, शेरे बहादुर है। एक पोस्ट भी हो ना तो आदमी इतने उत्साह से पढ़ता है कि यार पोस्ट आई है, और आप लगभग 200 पोस्ट में भी उत्साहित नहीं है। पूरा उत्साह दिखना चाहिए, पूरा उत्साह बहुत है ये जिंदगी में सफल होने के लिए। ड्यूरिंग न्यूनेटल resuscitation, what is the order of clearance of secretion? Mouth first followed by nasal cavity followed by mouth, pharynx followed by mouth, and none of the above. न्यूनेटल resuscitation में कौन सा ऑर्डर जो है आप वहां पे सिक्रीशन को क्लियर करने का यूज करेंगे। हमने आपको बताया था छोटा बच्चा जो होता है, बिल्कुल नए आंकड़े के साथ में आगे बढ़िएगा। छोटा बच्चा जब बर्थ होता है तो उसके ओरल कैविटी में, नाक में खूब सारे सिक्रीशंस होते हैं, और सिक्रीशंस की वजह से उसका एयरवे पैटर्न नहीं रह पाता है, तो बच्चा साइनोसिस का शिकार होता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में, धड़कन कमजोर हो जाती है बच्चे में। उस केस के अंदर हम बच्चे में न्यूनेटल रिसक्सिटेशन करते हैं, जिसमें सक्शन जब हम करते हैं सिक्रेशन को रिमूव कराने के लिए, तो आप एक यूनिक फॉर्मूला है, वी हैव टू सक्शन टू रिमूव द सिक्रेशन। और सक्शन में हम फर्स्ट माउथ, सक्शन में हम पहले किसका सक्शन करते हैं, फर्स्ट माउथ।
भाई साहब, फर्स्ट माउथ, देन नोज। इस सक्शन का तरीका है, पहले माउथ का सक्शन करो फिर नोज का। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में यही लिखा हुआ है, माउथ फर्स्ट देन नेजल कैविटी, ये तो ठीक है। अब याद रखना, जब आप सक्शन करते हैं न्यूनल डिसक्सीनेशन में, तो आपका पर्पज क्या होता है, एयरवे को पैटर्न करना। आपने माउथ या नोज से सक्शन किया तो आपका पर्पज क्या था, टू पैटर्न एयरवे, टू पैटर्न एयरवे। और जब आप एयरवे पैटर्न करते हो तो यहाँ पे एक पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है, पोजीशन। कौन सा देखे बताओ, पोजीशन। एक तो हमने बोला एयरवे को पैटर्न करना है, तो पहले आप क्या करेंगे, माउथ का फिर नोज का। अब एयरवे में बच्चा आराम से सांस ले पाए, कौन सा पोजीशन, कौन सा पोजीशन, सहदेव ने बिल्कुल सही लिखा है, इनानिया ने सही लिखा, इनाया, लेटरल नहीं लाले, सीजर थोड़ी आया है। स्निपिंग, बहुत बढ़िया, कौन सा पोजीशन देता है, स्निपिंग। आपको कि सर ये स्निपिंग क्या होता है, व्हाट इज स्निपिंग। एक टॉवल रोल करो, बच्चे के गर्दन के नीचे दो, गर्दन थोड़ी ऊपर हो जाएगी, पूरा आपने हेड और बैड बिल्ड नहीं करना है। तो ये जो पोजीशन है ये स्निपिंग पोजीशन है। तो यहाँ पे बच्चे को कौन सा पोजीशन देते हैं, स्निपिंग पोजीशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एयरवे को पैटर्न करना हमारी एक और इंपॉर्टेंस है। अगला प्रश्न, मैच द कोड। मैच करो भाई, कोड को मैच करो, सभी लोग मैच करेंगे स्पीड के साथ में, नए आंकड़े के साथ में। लगाओ लालो, लगाओ, एकदम नया आंकड़ा, नया उत्तर। शोल्डर के नीचे रोल करके एक टॉवर को डालना, ये होता है स्निपिंग पोजीशन देना। बिल्कुल। तो यहाँ पे बी आंसर कुछ रसगुल्लों ने चूज किया है। हमने यहाँ पे मैच करने का बोला ए को बी से। फ्रैक्चर जो होता है, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर हमेशा आप सभी को पता है ग्रीन स्टिक टाइप का होता है बच्चों में। स्ट्रेन जो होती है, स्ट्रेन, इसको मसल इंजरी या मोच बोलते हैं, मोच। मोच, नोच नहीं प्यारे मित्र, मोच, मोच। अगला है ब्रूजिंग। ब्रूजिंग का मतलब होता है ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ब्रूजिंग। और डिसलोकेशन का मतलब होता है डिस्ट्रप्शन ऑफ जॉइंट। चार बातें समझ में आई। फ्रैक्चर मतलब ग्रीन स्टिक जो बच्चों में होता है, आपको पता ही है। स्ट्रेन का मतलब मांसपेशी की इंजुरी, मसल इंजुरी। ब्रूजिंग का मतलब है ब्लू रेडिश कलर का डिस्कलरेशन स्किन का। और डिसलोकेशन का मतलब होता है डायलेटेशन हो जाना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये ऑप्शन बी में सारा का सारा मैच हो रहा है। 3, 4, 1 और 2। 3 इज द ग्रीन स्टिक, 4 इज द मसल एक्ट्रोफी, 1 इज द ब्लू और 2 इज द डिस्ट्रप्शन ऑफ जॉइंट। यहाँ पे करेक्ट आंसर बी बनेगा। ए, सी और डी तीनों ही गलत है, बी इज द करेक्ट वन। समझ बात को, फ्रैक्चर, स्ट्रेनिंग, ब्रूजिंग और डिसलोकेशन। अगला प्रश्न, व्हाट इज द रेंज ऑफ नॉर्मल सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल। 350 से 400 mg पर डीएल, 150 से 200 mg पर डीएल, मोर देन 400 मिलीग्राम पर डीएल, 250 से 300 मिलीग्राम पर डीएल। थोड़ा अच्छा सवाल है।
सीरम कोलेस्ट्रॉल का लेवल, जो आप सभी को लिखना है क्योंकि सवाल मजेदार है। अच्छे सवाल का जवाब सबको लिखना होता है। आंकड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए, कहानी अलग तरह की है। हाइपरलिपिडीमिया की कहानी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हाइपरलिपिडीमिया, बिल्कुल हाइपरलिपिडीमिया जो होता है प्यारे दोस्तों, हाइपरलिपिडीमिया लिपिडीमिया, सॉरी लिपिडीमिया। अब लिपिड कितने तरह के होते हैं बताओ? टोटल ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल लिख दो पहले, एचडीएल। हमने यहां पे क्या बोला? कोई डाउट है क्या? नहीं? अच्छा चलेगा, ओके। रसगुल्ला कह रहा है चलेगा सर, आप तो बहुत बढ़िया चल रहा है मामला, चलने दो। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका यहाँ पे रहेगा लेस देन 200, ट्राइग्लिसराइड जो है वो लेस देन 150, ठीक है। और आपका जो एलडीएल है वो आपका रहेगा लेस देन 100, और एचडीएल जो है वो मोर देन 50। कोलेस्ट्रॉल के 4 टाइप है। सवाल ने तो आपको पूछा है सीरम कोलेस्ट्रॉल की रेंज क्या होती है, तो ये 200 से कम होनी चाहिए, 350 से 400 नहीं रह सकती, 250 से 300 भी नहीं रह सकती, है कि नहीं है? तो यहाँ पे 150 to 200 सीरम कोलेस्ट्रॉल का लेवल, 150 से 200 भी यहाँ पे करेक्ट आंसर, ये रेंज है नॉर्मल सीरम कोलेस्ट्रॉल का। समझ लो प्यारे दोस्तों, तो ये जो हाइपरलिपिडेमिक कंडीशन हमने बताई है, हाइपरलिपिडीमिया जो है वो यहाँ पे इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। अगर ये रिपोर्ट इस तरीके से गड़बड़ आपको दिखे तो हाइपरलिपिडीमिया की जगह ये डिसलिपिडीमिया ज्यादा मैं पहले अंतर समझा देता हूं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं एक दो प्रश्न यहाँ पे आपको पूछूंगा। एक मैंने पूछा हाइपरलिपिडीमिया, एक मैं यहाँ लिखता हूँ डिसलिपिडीमिया। दोनों में फर्क बताइएगा प्यारे दोस्तों, दोनों में फर्क बताइएगा, आप क्या समझते हो इन दोनों में? जैसे मैंने लिख दिया हाइपरलिपिडीमिया और मैंने लिख दिया डिसलिपिडीमिया, तो दोनों में अगर आपको मैं अंतर करने का बोलूं, दोनों में फर्क करने का बोलूं, कैसे होगा बताओ? दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करते हो आप? हाइपरलिपिडीमिया का मतलब क्या होता है? हाइपरलिपिडीमिया का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? डिसलिपिडीमिया में अंतर क्या होता है? हाइपरलिपिडीमिया का तो मतलब होता है कि जितने भी आपके कोलेस्ट्रॉल है, जो ये तीनों टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, वीएलडीएल, तीनों का लेवल का ज्यादा होना। हाइपरलिपिडीमिया का मतलब होता है कि तीनों का लेवल का, हम तो कम कम कह रहे थे, तीनों का लेवल ज्यादा होना हाइपरलिपिडीमिया है कि नहीं है? हाँ, इन सवालों का नंबर मिलेगा, तुम जवाब तो लिखो, हाँ, है कि नहीं है? और डिसलिपिडीमिया का मतलब क्या होता है कि इनका नंबर तो ज्यादा हो ही रहा है, साथ में अच्छा वाला जो ज्यादा होना चाहिए वो कम भी हो रहा है। इसका मतलब ज्यादा कम नहीं, सभी डापाचूक हो चुके हैं, सभी कोलेस्ट्रॉल। तो हाइपरलिपिडीमिया में सिर्फ पर्टिकुलर है, डिसलिपिडीमिया में सभी है। तो यहां पे तो एक सिंपल सवाल पूछा, नॉर्मल सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल 150 से 200 mg/dl, समझ बात को? और ये नॉर्मल सीरम कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, 200 से कम होना चाहिए, हमने बताया था। तो यहाँ पे बी आंसर रहेगा, ए, सी और डी तीनों ही गलत है। समझ में आ गया पूरी कहानी? कोलेस्ट्रॉल का लेवल समझ में आ गया, हाइपरलिपिड। अच्छा, इसका इलाज क्या? इलाज, ट्रीटमेंट, डिसलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया में क्या देते हैं हम? स्टेटिन्स।
सिमवास्टेटिन, सभी नाम लिख दिया मैंने। एटोरवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, इसको बोलते हैं स्टेटिन्स। और ये यहाँ पे दिया जाता है हाइपरलिपिडीमिया, डिसलिपिडीमिया, एटोरवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, स्टेटिन्स वहां पे दिया जाता है। अगला प्रश्न, अच्छा सवाल है, हेमरेज विद कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द सॉफ्ट टिश्यू इज कॉल्ड कंट्यूजन, परप्यूरा, इकाइमोसिस और हीमेटोमा। सभी को जवाब लिखना है। देखो जितने हमारे रसगुल्ले हैं जवाब सब लिखेंगे भाई, क्योंकि आपका जवाब आपको क्या देगा, कॉन्फिडेंस देगा अलग लेवल का। तो हमने यहाँ पे बोला कि हेमरेज, हमने बोला कि हेमरेज विद कलेक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का इकट्ठा हो जाना इन द सॉफ्ट टिश्यू, कंट्यूजन, परप्यूरा, इकाइमोसिस और हीमेटोमा। अगर सॉफ्ट टिश्यू में ब्लड का कलेक्शन हो जाए, सॉफ्ट टिश्यू में ब्लड का कलेक्शन हो जाए तो उसको बोलते हैं हीमेटोमा। क्या बोलते हैं उसको? सॉफ्ट टिश्यू में ब्लड का कलेक्शन वाला हेमरेज हो जाए उसको क्या बोलते हैं? हीमेटोमा। कंट्यूजन वर्ड का मतलब होता है रगड़ लगना, किसी भी चीज पे रगड़ लगती है ना उसको बोलते हैं कंट्यूजन, और ऊपर से स्किन हट जाती है उसको बोलते हैं ब्रूजिंग। परप्यूरा और इकाइमोसिस जो होता है ये भी ब्लीडिंग के साइन है। परप्यूरा एक होता है पट्टेची, छोटे छोटे रेड रेड डॉट है पट्टेची, परप्यूरा है थोड़ा सा बड़ा बड़ा डॉट है परप्यूरा। और इकाइमोसिस का मतलब होता है थोड़ा लार्ज हेमरेज, थोड़ा ज्यादा हेमरेज होता है अंडर स्किन, तो उसको हम इकाइमोसिस के नाम से जानते हैं। तो एक होता है पटेची, एक होता है परप्यूरा, एक होता है इकाइमोसिस। और ब्लड का कलेक्शन अगर सॉफ्ट टिश्यू में हो जाए उसको हम बोलते हैं हीमेटोमा। तो हेमरेज इज द कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द सॉफ्ट टिश्यू, वी जस्ट से इट इज हीमेटोमा माय डियर फ्रेंड। तो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रह जाएगा? डी रहेगा, इट इज हीमेटोमा। ए, बी और सी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न, ये सवाल आपको क्या कह रहा है देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये आप देख पा रहे हो, ये जो है ये कलेक्शन ऑफ ब्लड है लोकली, है ना, ये पिक्चर आपको यहाँ पे दिखा रही है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़िएगा, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। लग चुकी है तलब मंजिल की, एक लाइन है, बहुत ही सुंदर लाइन है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। मुश्किलें कहती है मारा जाएगा, मुश्किलें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तो इस बार इस पार यूपीपीएससी पार, ये पार बड़े उत्साह के साथ में करना है आपको। अगले प्रश्न के साथ में, हाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बढ़िया। एक रसूला कह रहा है कि सर डॉक्टर तो है नहीं जो 2 एग्जाम होंगे, तो डॉक्टर के 2 एग्जाम होते ही नहीं है लाले। तुम उससे बढ़ के हो, अपने आप के कॉन्फिडेंस को लूज मत करो, उसको पिकअप करो, उसको बेस्ट करो, और फिर एग्जाम की खोपड़ी फोड़ो बहुत ही एकदम फटाक से, है ना। लेफ्ट हैंड से तमाचा पड़ना चाहिए एग्जाम के ऊपर, है जोर से, है ना, आवाज निकलनी चाहिए उसमें से कुछ अद्भुत टाइप का। तुम आंसर लिखो क्या होना चाहिए।
सवाल ने बोला है व्हाट इज द अर्ली साइन ऑफ सबग्लियल हेमरेज। सबग्लियल हेमरेज का अर्ली साइन क्या है? व्हाट इज द अर्ली साइन ऑफ सबग्लियल हेमरेज? फॉरवर्ड एंड लेटरल पोजिशनिंग ऑफ ए न्यूबॉर्न ईयर, डिक्रीज हेड सर्कम्फ्रेंस, हाइपरबिलिरुबिनीमिया, एनीमिया एंड हाइपोवोलेमिक शॉक। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा मस्त सवाल है। आपको क्या बोला है? व्हाट इज द अर्ली साइन ऑफ सबग्लियल हेमरेज। याद रखना, सबग्लियल हेमरेज। सबग्लियल हेमरेज का अर्ली साइन क्या है? अर्ली साइन देखो, किसी भी हेमरेज का अगर कहीं से भी ब्लीडिंग होती है तो बॉडी में एनीमिया होना या हाइपोवोलेमिक शॉक होना ये हेमरेज का निशानी है। हेमरेज होगा तो बॉडी में हाइपोवोलेमिया होगा, शरीर में बॉडी में एनीमिया होगा, ये हेमरेज का साइन है। लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है सबग्लियल। वर्ड क्या यूज हुआ है? सबग्लियल। तो ये आंसर तो नहीं है जो भी हमारे रसगुल्ले डी आंसर लिख रहे हैं कि एनीमिया और हाइपोवोलेमिक शॉक इज द अर्ली साइन ऑफ सबग्लियल हेमरेज। ये तो किसी भी हेमरेज में हो सकता है लालो। तो इसका संबंध सबग्लियल से क्यों बिठा रहे हैं हम? नहीं होगा। तो सर क्या होगा? तो दूसरा ऑप्शन कह रहा है हाइपरबिलिरुबिनीमिया। जब आपके सीरम बिलिरुबिन का लेवल या जो आरबीसी है वो जब आपकी टूटती है तो वहां पे बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है, उसको हम बोलते हैं हाइपरबिलिरुबिनीमिया। हाइपरबिलिरुबिनीमिया का मतलब होगा आरबीसी का टूटना और बिलिरुबिन के लेवल का बढ़ जाना, इसको हाइपरबिलिरुबिनीमिया कहते हैं। तो ये भी जवाब यहाँ पे नहीं बनेगा। एक लिखा हुआ है डिक्रीजिंग हेड सर्कम्फ्रेंस। हेड के सर्कम्फ्रेंस का कम होना। हेड का सर्कम्फ्रेंस कम कब होता है? जब हेड पिचक जाता है। ये भी हेमरेज का साइन है। हेमरेज में हेड सर्कम्फ्रेंस बढ़ता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फॉरवर्ड एंड लेटरल पोजिशनिंग ऑफ ए न्यूबॉर्न ईयर। सबग्लियल हेमरेज जब होता है तब न्यूबॉर्न का ईयर जो है वो फॉरवर्ड या लेटरल पोजिशनिंग हो जाती है। इसका मतलब हेमरेज जब होता है यहाँ पे सबग्लियल एरिया में तो ईयर थोड़ा ऐसे आउटवर्ड और फॉरवर्ड और थोड़ा लेटरल मूव कर जाता है। ऐसा ईयर का पोजिशनिंग थोड़ा ऐसे निकल जाना, इसको बोलते हैं सबग्लियल हेमरेज, है ना। जिसमें आपने एक सुना होगा बैटल साइन हेड इंजुरी का, उसकी तरह होता है। हालांकि बैटल साइन में तो कान के पीछे की तरफ यहाँ पे आपका इकाइमोसिस होता है पोस्ट ऑरिकुलर, लेकिन सबग्लियल हेमरेज इज समथिंग लाइक दैट, जिसमें कान अपनी जगह थोड़ी खिसक जाता है बेचारा, दैट इज समथिंग लाइक दैट। सो सबग्लियल हेमरेज को यहाँ पे लेटरल पोजिशनिंग मूवमेंट के नाम से जानते हैं। मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन कौन सी है? माल वर्ड का मतलब होता है अबनॉर्मल और प्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूबॉर्न इन मदर्स वूम। माँ के वूम में बच्चे की एक प्रेजेंटेशन होती है और माल वर्ड मैंने कहा यूज होता है अबनॉर्मल चीजों के लिए। तो अबनॉर्मल प्रेजेंटेशन कौन सी है, ऐसा सवाल ने यहाँ पे पूछ लिया। आपको जवाब देना है विच प्रेजेंटेशन इज अबनॉर्मल और माल प्रेजेंटेशन। जवाब सभी को लिखना है अपना अपना। कौन सी प्रेजेंटेशन अबनॉर्मल है? अबनॉर्मल माल प्रेजेंटेशन कौन सी है? अबनॉर्मल या माल प्रेजेंटेशन कौन सी है? पहला लिखा हुआ है फेस प्रेजेंटेशन, ट्रांसवर्स लाई, ब्रिज प्रेजेंटेशन, शोल्डर प्रेजेंटेशन। फेस is not a malpresentation and that is not a most common malpresentation। वर्टेक्स है तब तक ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम है ब्रिच वाली। वर्टेक्स वाला एरिया अगर प्रेजेंटिंग पार्ट हो, लगभग सभी रसगुल्लों ने सही लिखा है ना। रतन, वंदन, पूनम, अमृता, रेशमा, सरोज, शिवानी, संध्या, मनीष, डोली, लिटिल, टाइटन, क्या बात, सिका, अर्चना, स्वाति, बिल्कुल सही है कि सर जो मैक्सिमम जो अबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है उसमें ब्रिच इज द प्रेजेंटिंग पार्ट। तो ब्रिच प्रेजेंटेशन को हम ज्यादातर कौन सी प्रेजेंटेशन बोलते हैं? माल प्रेजेंटेशन। अगर इस पिक्चर में मैं बात करूं तो ब्रिज प्रेजेंटेशन को आप कुछ इस तरीके से वहां पे देख पाते हैं। ब्रिज प्रेजेंटेशन जब हम बात करते हैं तो आप कुछ इसको इस तरीके से देख पाते हैं। इसमें 2-3 ब्रिज यहाँ पे हमने दी है। एक तो कंप्लीट ब्रिज है, पूरा का पूरा आपका बटक्स वाला एरिया ही यहाँ पे प्रेजेंटिंग पार्ट है। एक फ्रैंक ब्रिज है जिसमें लेग थोड़े ऊपर की तरफ रहते हैं, है कि नहीं है। और एक हम कहते हैं इनकम्प्लीट ब्रिज, आधा अधूरा, है ना। तो ये जो प्रेजेंटेशन का तरीका है ये माल प्रेजेंटेशन है, चाहे तरीका कैसा भी हो। ब्रिज एरिया प्रेजेंटिंग साइड की तरफ है जो कि वेरी अबनॉर्मल है। बच्चे का हेड होना चाहिए इधर और ब्रिज ऊपर होना चाहिए, पाँव ऊपर होने चाहिए, हेड नीचे होना चाहिए। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होनी चाहिए सबसे आइडियल। तो और वर्टेक्स नहीं होके वहां पे कौन सा प्रेजेंटेशन है, ब्रिज है, तो ये थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा गड़बड़ है, ऐसा हम यहाँ पे बोलते हैं। अगला प्रश्न,
हाँ, डी भी अबनॉर्मल, वैसे सभी अबनॉर्मल है, हमने बोला मोस्ट कॉमन। राजकुमार नहीं है भाई हमारा नाम हाँ, राजकुमार नाम नहीं है, कुछ रसगुल्ले क्या है कि नाम ही बदल देते हैं यहाँ पे। हमारा नाम राजकुमार नहीं है वो नाम ही अलग है, वो नाम है राजू सर नरसिंह वाला। एक बच्चा लिख रहा है कि सर का नाम है राजकुमार नरसिंह वाला, ये नहीं है, राजकुमार नाम नहीं है भाई, नाम तो मत बदलो यार, हैं। अगले प्रश्न का जवाब लिखो तुम अब, और मिलान करो, मिलान। सभी रसगुल्लों को लिखना है। देखो, उत्साह में कमी नहीं, आपके जवाब में कमी नहीं आनी चाहिए, आंकड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए, और अगरबत्ती लगा के आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपका आंकड़ा ही हमारी ताकत है, आपका आंकड़ा ही मेरी एनर्जी है। तो एनर्जी को बूस्ट कराओ, लगाओ बूस्ट बटन, और एक पूरे उत्साह से अगले सवाल का जवाब लिख डालो। ए आंसर, सी आंसर, बी आंसर, ए सी बी, ए सी बी। नाम तो पूरा ही होता है भाई, आधा अधूरा थोड़ी होता है, हैं? बहुत बढ़िया, लगा दो, लगा दो, मिलान कर दो स्पीड के साथ में। फुल कंफ्यूजन हो गया, फुल कंफ्यूजन कैसे हो गया? एग्जाम कितने होंगे? 2 होंगे, प्री और मेंस, 2 होंगे, प्री और मेंस। सवाल कह रहा है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, हम सभी जानते हैं। बेरी बेरी, बेरी बेरी, तेरी मेरी बेरी बेरी, थायामिन की डेफिशिएंसी से। सर रिकेट्स, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। सर एनीमिया, आयरन की कमी से। क्या जबरदस्त सवाल है, सारे तरह के सवाल में सारे तरह के कमियां पूछी है। अब इसमें भी आंसर गलत आ रहे हैं रसगुल्लों के, तो पहला नंबर का क्या होगा? चौथा, मतलब ए का चौथा, ए का चौथा यहां है और यहां है। 2 का तीसरा, दोनों ही जगह है। 3 का यानी कि रिकेट्स का पहला होगा या दूसरा? 3 का दूसरा, 3 का दूसरा, तो 1 का चौथा, 2 का तीसरा, 3 का दूसरा और 4 का पहला, ये सबसे अच्छा जवाब है ना? 1 का चौथा, 2 का तीसरा, 3 का दूसरा और 4 का पहला, ये एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस से आपको याद रखना है। और ऐसे सवाल आपको इस बार यूपी पीएससी में देखने को मिलेंगे, ऐसे सवाल आपको यूपी पीएससी में देखने को मिलेंगे। आपको सवाल समझना है और फिर उसका जवाब चूज करना है और मिलान करना है, तो आपको सवाल के जवाब देने आने लग जाएंगे। और जवाब देने आने लगना ही इसमें कलाकारी है, बाकी कुछ नहीं है। ये तरीका बहुत आसान है, आपके जवाब बड़े इंटरेस्टिंग रहेंगे। अगला प्रश्न, प्री में क्या आएगा और मैन में क्या आएगा मैं सब बता दूंगा। आप अभी जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो, बाकी सब हवाले वतन साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डर गया सो मर गया, है ना? जर्नी शुरू की नहीं और पहले ही डरेंगे तो हम क्या ही कर पाएंगे, क्या ही सीख पाएंगे, क्या ही सफल हो पाएंगे? सफलता किसी की गुलाम नहीं है, हम ऐसा पहले भी बता चुके हैं। वो एक ही आदमी पे फिदा होती है जिसके मेहनत में दम हो, जिसका जुनून और पागलपन कम ना हो, सफलता उसी पे फिदा होती है। अगला है प्राइमरी एक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन इज। वाह क्या बात, पैराथायराइड ग्लैंड टोटल नंबर में 4 होती है, 4। जैसे आपकी थायराइड ग्लैंड है, गले में पाई जाती है, इस थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ दो लोब होते हैं थायराइड ग्लैंड के, राइट और लेफ्ट। इसके पीछे की तरफ एम्बेडेड रहती है पैराथायराइड, थायराइड के पीछे की तरफ। टोटल नंबर में कितनी हो गई? 4। पैराथायराइड का काम होता है, याद रखना, ये जो पैराथायराइड है, पैराथायराइड, पैराथायराइड का काम क्या होता है? एक हार्मोन बनाना, पीटीएच, इसको हम बोलते हैं पैराथार्मोन। और पैराथार्मोन जो होता है
इसका काम क्या होता है? सीरम कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना, इंक्रीज करता है लेवल ऑफ कैल्शियम। पैराथायरॉयड ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करती है और इस हार्मोन का नाम है पैराथार्मोन। बटन शेप की ग्लैंड होती है, नंबर में 4 होती है, थायराइड के पीछे की तरफ होती है। अच्छा, थायराइड ग्लैंड कितनी होती है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड कितनी होती है बताइएगा जरा। सभी लोगों को जवाब लिखना, इसका बोनस अंक मिलेगा एग्जाम में। मैं जो बीच बीच में सवाल पूछता हूं ना, उसका जो जवाब देता है उसको एग्जाम में बोनस अंक मिलने वाला है। और आंकड़ा कितना लगना चाहिए? 2000 का। अभी 1315 रसगुल्ले हैं और मुझे टोटल कितने चाहिए? 2000। तो अपनी एनर्जी, ताकत, जोश, जुनून लगा के आंकड़ा डबल कर दिया जाए, क्योंकि आपका आंकड़ा हमारी ताकत और हमारे सवाल और आपके जवाब हम सब की ताकत। आपने आंसर 1 लिखा और आपने आंसर 2 भी लिखा और आपने आंसर 4 लिखा। प्यारे रसगुल्लों, बड़ा आसान सा सवाल है कि मैंने बोला थायराइड ग्लैंड कितनी होती है, तो थायराइड ग्लैंड तो एक ही है ना भाई, 2 कहाँ है? 2 तो इसमें लोब होते हैं, जैसे एक लोब है राइट और एक लोब है लेफ्ट, ये 2 तो इसके अंदर लोब होते हैं, ग्लैंड 2 नहीं है। थायराइड ग्लैंड 2 नहीं होती है, 2 तो इसमें क्या होता है? लोब होते हैं राइट लेफ्ट। इनके अंदर जो है पैराथायराइड हार्मोन गया पैराथार्मोन। तो पैराथार्मोन जो होता है वो सीरम कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। अब पैराथार्मोन कैल्शियम के लेवल को कैसे बढ़ाएगा, उसकी कहानी की हम बात करें तो पैराथार्मोन क्या करता है? एक तो बोन में से, मान लो ये मेरी ब्लड वेसल है और इसमें कैल्शियम कम पड़ रहा है ना, पैराथार्मोन क्या करेगा? जब इसमें हाइपोकैल्सीमिया हुआ, कैल्शियम की कमी हुई, इसने जाके स्टिमुलेट किया और वहां से सीक्रेट हुआ पैराथार्मोन। तो पैराथार्मोन जो है ये क्या करेगा? पैराथार्मोन इंक्रीज करेगा ब्लड में कैल्शियम को, क्योंकि कम हो गया है, तो ये पैराथार्मोन सीक्रेट करेगा। पैराथार्मोन बढ़ेगा तो ये 3 तरीके से काम करता है। एक तो हड्डी में से कैल्शियम को लेके ब्लड में ले आता है, दूसरा किडनी से जो कैल्शियम बाहर जा रहा था, किडनी से जो कैल्शियम बाहर जा रहा था उसको ब्लॉक कर दिया ताकि ब्लड में ही रहे कैल्शियम। और तीसरा जो है पैराथार्मोन का जो काम है वो है कि जो आंत है आपकी इंटेस्टाइन, वहां से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है विद द हेल्प ऑफ विटामिन डी। कैल्शियम अंदर आ जाएगा। विटामिन डी की मदद से जो हम खाना खाते हैं उसमें जो कैल्शियम होता है वो भी किस में आ जाता है? ब्लड में। किडनी से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, बाहर जाने से रोका जाता है। और बोन से, तो ये सभी जगह से वापस ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा? इंप्रूव, है ना। तो पहले कैल्शियम क्या था? कम। पैराथार्मोन सीक्रेट हुआ, उसने हड्डी में से, किडनी में से और इंटेस्टाइन में से कैल्शियम अंदर इकट्ठा किया, कैल्शियम बढ़ गया। जब ये बढ़ जाता है तो एक और हार्मोन आता है कैल्सिटोनिन, वो इसके लेवल को वापस रेगुलेट करता है। ये कैल्शियम के रेगुलेशन की मैकेनिज्म थी। इस सवाल ने तो एक सीधा सा तरीका पूछा कि सर जो पैराथार्मोन है उसका प्राइमरी एक्शन जो है हार्मोन का वो है कि वो कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, ये अलग बात है। सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, जो आप सभी को लिखना है। कोई बात नहीं मिस वर्मा, अभी पढ़ाई कर ले आप अच्छे से, अभी भी कोई देर नहीं होती है। हाँ, सुबह 6 बजे से पढ़ सकते हैं आप। बहुत बच्चे सुबह कितने घंटे पढ़ते हैं? सुबह हम 6 बजे पढ़ना शुरू करते हैं। अभी तक कितनी 6 बज गई होगी या बजने वाली है? 5:30 होगी, हम तो पढ़ ही रहे हैं। सुबह 6 बजे उठ के पढ़ना शुरू करते हैं, 5:30 तो हो चुकी है, लगातार पढ़ ही रहे हैं। एक मजेदार बात है कि आप पढ़ो ना पढ़ो, हमें तो लगातार पढ़ना है और अभी रात तक पढ़ना है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सफलता सिर्फ पढ़ाई करने से आती है, करनी पड़ेगी, आपको भी करनी पड़ेगी, हम भी करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न, एंटीरियर फोंटेनले कब क्लोज होता है? लेस देन 3 मंथ, 12 मंथ, 12 से 18 महीने और मोर देन 3 ईयर।
अब फॉन्टेनल की बात करते हैं। देयर इज टू टाइप ऑफ फॉन्टेनल, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। ये जो एंटीरियर फॉन्टेनल होता है इसको हम बोलते हैं ब्रेगमा। ब्रेगमा। और पोस्टीरियर फॉन्टेनल को हम क्या बोलते हैं? लैम्डा। दो नाम हो गए, ब्रेगमा और लैम्डा। ये जो एंटीरियर अच्छा, टोटल फॉन्टेनल कितने होते हैं हमारी बॉडी में? हाउ मेनी फॉन्टेनल आर देयर इन ह्यूमन बॉडी हैव? हमारी बॉडी में टोटल फॉन्टेनल कितने होते हैं? दो ही होते हैं या ज्यादा होते हैं? ज्यादा होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। फॉन्टेनल टोटल नंबर में आपसे पूछे कितने होते हैं तो 6 होते हैं। 6 में से 2 की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, एक ब्रेगमा और एक लैम्डा। ये जो एंटीरियर फॉन्टेनल होता है, बहुत बढ़िया, ये जो एंटीरियर फॉन्टेनल होता है, ये एंटीरियर फॉन्टेनल थोड़ा वाइड होता है, वाइड। क्योंकि इसमें ऐसा लिख दो 3 से 4 सूचर लाइन, 3 से 4, बेसिकली 4 लिख दो आप, 3 से 4 का ही को लिखो, 4 सूचर लाइन एंड 3 सूचर। 4 तो है सूचर लाइन, 3 है सूचर, वाइड होता है, डायमंड शेप का होता है, डायमंड। डायमंड शेप, थोड़ा ब्रेगमा इसका नाम है, थोड़ा वाइड होता है, 4 सूचर लाइन 3 सूचर होता है, डायमंड शेप का होता है एंटीरियर फॉन्टेनल। पोस्टीरियर फॉन्टेनल जो है वो थोड़ा नैरो होता है, ज्यादा वाइड नहीं होता है, थोड़ा नैरो होता है, रिजॉल्व होने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता है पोस्टीरियर फॉन्टेनल। तो ये आपका 6 वीक पे ही रिजॉल्व हो जाता है। या डेढ़ महीना लिख दो, वीक में अगर याद रखने में प्रॉब्लम हो। इसके गायब होने का वक्त यहाँ पर लिखा नहीं हमने, 1.5 साल। ये आपको अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे। हाँ, 12 से 18 महीने लिख दो, ये तो हमने लिख ही दिया होगा। 1.5 साल। डायमंड हमने शेप लिख दिया, 3 सूचर हमने लिख दिया, 4 सूचर लाइन हमने लिख दिया, वाइड होता है ये लिख दिया, ब्रेगमा होता है ये लिख दिया। इधर लैम्डा होता है, नैरो होता है, 6 वीक या 1.5 महीना होता है। और एक बात और हमने नहीं लिखी, हाँ, शेप ट्राइंगुलर होता है सर, ट्राइंगुलर। और एक बात तो, अच्छा, बच्चा कौन सी उम्र में ट्राइंगल बनाना सीख जाता है? कौन सी उम्र में, किस उम्र में बच्चा ट्राइंगल बनाना सीख जाएगा बताओ? ट्राइंगुलर किस उम्र में बनाना सीख जाता है? इसमें 3 सूचर लाइन होती है, सूचर लाइन 3 होती है और 2 सूचर होते हैं। सूचर कितने होते हैं? 2। सूचर लाइन 3 होती है। यहाँ पे 3 सूचर और 4 सूचर लाइन थी, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा वाइड है। हमने पूछा था कि बच्चा किस उम्र में ट्राइंगल बनाना सीखता है, तो कई स्कूलों ने 3 साल जवाब लिखा, जो गलत है। ट्राइंगल बनाना सीखता है बच्चा 5 साल की उम्र में। कब सीखता है? 5 साल की उम्र में, ये बात ध्यान रखना। बच्चा ट्राइंगल बनाना कब सीखता है? 5 साल की उम्र में, 3 नहीं, ठीक है। This is your suture, so in fontanel, that is anterior fontanel, and the shape of the fontanel is diamond, diamond shape, और ये इनके बीच में पाए जाता है sutures। Which of the following is the most commonly used irrigation solution and its temperature? हाँ, रेक्टेंगल 4 साल पे, 4 साल पे रेक्टेंगल, 3 साल पे सर्किल। पांच साल पे ट्रायंगल, यस। नॉर्मल सेलाइन 9.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, स्टाइल वाटर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, स्टाइल वाटर 100, नॉर्मल सेलाइन 100।
तो इरिगेशन सॉल्यूशन और उसके टेम्परेचर की बात हो रही है। हमेशा यूज करते हैं नॉर्मल सलाइन, स्टाइल वाटर यूज नहीं करते हैं। इरिगेशन सॉल्यूशन हमेशा कौन होता है, नॉर्मल सलाइन होती है, और टेम्परेचर हमेशा बॉडी टेम्परेचर के इक्वल होना चाहिए 98.6 डिग्री। स्टाइल वाटर यूज नहीं करते हैं, स्टाइल वाटर यूज नहीं करते हैं, और टेम्परेचर बॉडी के इक्वल होना चाहिए, ये बात आपको पक्का पक्का होना चाहिए। तो स्टाइल वाटर यूज नहीं करते हैं और टेम्परेचर बॉडी के इक्वल होना चाहिए इरिगेशन सॉल्यूशन का। अगला प्रश्न, while we are performing the Weber test, a vibrating tuning fork is placed in the middle of the top of the child's head. What response from the child is considered as normal? Hearing no sound in both and the ears, hearing sound in the left ear, hearing sound inadequately in both the ear, and hearing sound in the right ear. अलग सवाल है। देखो सुनो, वापस आवाज आएगी, कहीं नहीं जाएगी। सुनो, एक किसी ने कहा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तो रख हौसला वो आवाज भी आएगी। प्यासे के पास में चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास में चलकर समंदर भी आएगा। होके ना मायूस यूं बैठे मंजिल के मुसाफिर, नया आंकड़ा लगेगा तो आवाज भी नहीं आएगी। ये आवाज बंद क्यों हो जाती है बीच बीच में, क्योंकि आंकड़ा मोड़ा पड़ जाता है, तो आवाज कहती है बोलने दो, नहीं आऊंगी, है ना। तो आंकड़ा नया, और सभी को अगरबत्ती लगा के रखनी है, तो आपको आवाज, आंकड़ा सब कुछ सुनाई देगा, सब कुछ क्लियर होगा। तो मैं यहाँ पे हियरिंग टेस्ट के बारे में बात कर रहा था। अच्छा, कभी कभार बिना आवाज के भी पढ़ने का प्रयत्न किया करो। आपको आदत पड़नी चाहिए कि शरीर की भाषा और मूवमेंट को देख के आप मेरे और समझ जाओ कि क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, ऐसा भी आपको प्रयत्न करना चाहिए, है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे बताया आपको कि दो बातें हैं। पहला कौन सा है, पहला मैंने बोला वेबर और दूसरा है राइने। तो ये जो वेबर टेस्ट है, वेबर टेस्ट, इसमें क्या होता है, आपने ट्यूनिंग फोक लिया और आपने झन से बजाया और यहाँ पे रखा, तो दोनों कान में बराबर साउंड सुनाई देना, ये वेबर टेस्ट कहलाता है। दोनों कान में सेम लेवल की हियरिंग वेबर टेस्ट कहलाता है, ठीक है। अगर एक कान में कम और एक में ज्यादा सुनाई दे, उसको हम बोलेंगे लेटरलाइजेशन। साउंड का क्या हो जाता है, लेटरलाइजेशन। लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड अबनॉर्मल होता है। अगर साउंड का, आवाज का लेटरलाइजेशन हो जाए तो ये अबनॉर्मल है। नॉर्मल ये है कि दोनों कान में हियरिंग इक्वल और क्लियर होना चाहिए, है कि नहीं। और अगर साउंड का लेटरलाइजेशन हो जाए तो ये अबनॉर्मल माना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। अगला जो पॉइंट है वो है आपका राइने टेस्ट। राइने टेस्ट में क्या करते हैं, इसके अंदर कंडक्शन चेक करते हैं, कंडक्शन। जैसे आपने बजाया, आप एक तो एयर कंडक्शन देखते हैं, एक आप बोन कंडक्शन देखते हैं, है कि नहीं। आप क्या देखते हैं, एयर कंडक्शन,
और आप क्या देखते हैं, बोन कंडक्शन। तो बताइए कि जब आप ये बजाएंगे एयर और बोन कंडक्शन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा जिसको हम नॉर्मल मानेंगे। अरे पूनम गुप्ता पढ़ ले बच्चे, साउंड आ रहा है, कहां जाएगा अब साउंड है, साउंड आ जाएगा। सर बोलो ना, सर तो बोल ही रहे तब जब से क्लास स्टार्ट हुई है, कुछ तुम भी बोल दो भाई, है कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, यूं बोलना। यू हर्ड द वर्ड। हाँ क्या बात, क्या बात। हाँ एयर और बॉन कंडक्शन तो समझ गए हम कितना होना चाहिए। यूपीपीएससी के प्री में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे शाम को डिटेल के साथ में। शाम को आप सभी लोग है ना, शाम को अपन यूट्यूब पे उस पे इंस्टाग्राम पे बात कर लेंगे, ठीक है। अभी तुम यहाँ फोकस करो क्लास में। देखो क्लास में बातें नहीं, हताई करनी है ना, इंस्टाग्राम पे करते हैं, है ना, वहाँ हताई करने की जगह है वो। तो राजू सर नर्सिंग वाला है वहाँ पे, उससे शाम को जुड़ जाया करो, वहाँ हताई करेंगे आपसे हम, ठीक है। हाँ शाम के समय हताई करेंगे, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई, जो बाकी बातें हैं वो वहां पे। अभी यहाँ पे फोकस करो पढ़ाई। तो यहाँ पे कुछ बच्चों ने आंसर लिखा है कि एयर कंडक्शन जो होता है सर, एयर कंडक्शन, और एक है बोन कंडक्शन, है कि नहीं है। तो यहाँ पे एयर कंडक्शन, एयर के आगे, ईयर के पीछे बोन कंडक्शन, कान के आगे एयर कंडक्शन। तो ये जो बोन और ये है आपका, मतलब ईयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन की जब हम आपस में बात करते हैं तो ये जो कंडक्शन है, कंडक्शन है ना, हियरिंग नो साउंड इन द बोथ ईयर, ये ऐसा नहीं होगा। हियरिंग साउंड इन द लेफ्ट ईयर नहीं है, इक्वल नहीं होता है, हमेशा याद रखना। हाँ हियरिंग साउंड इक्वल होता है बोथ ईयर में, तब तो आपका ये नॉर्मल है। और अगर किसी में ज्यादा सुनाई दे तब इसको लेटरलाइजेशन कहते हैं साउंड का, एक साइड में ज्यादा हो जाना, साउंड का लेटरलाइजेशन कहते हैं। समझ गए बात को। और एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों में डिफरेंस होता है, हमेशा होता ही है। और हमेशा पहले आप उसको बजाओ और यहाँ पे रखो पीछे की तरफ, यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ही बजना बंद हो जाता है कान के आगे लाओ तो अभी भी झंझनाहट सुनाई दे रहा है। तो एयर कंडक्शन इज मोर देन बोन कंडक्शन, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर बोन कंडक्शन ज्यादा हो जाए, है ना, एयर कंडक्शन से मतलब एयर कंडक्शन ज्यादा हो जाए बोन कंडक्शन से, बोन कंडक्शन ज्यादा होना चाहिए एयर कंडक्शन से, तो वहां झंझनाहट बंद होगी तो आगे भी बंद हो जाएगी। और अगर बोन कंडक्शन कम हो जाए, एयर कंडक्शन ज्यादा हो जाए, तो ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस है कि कंडक्शन सिस्टम फ्लॉप हो गया। दो हियरिंग लॉस होता है, एक तो ये वेबर टेस्ट लेटरलाइजेशन, और राइनर टेस्ट में कंडक्शन चेक करते हैं, है कि नहीं है, आसान है। हाँ मैस्टोइड से 2 इंच अवे, यहाँ पे करेक्ट आंसर सी बनेगा। हियरिंग के टेस्ट होते हैं, छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उसके पैदा होते ही कौन सा टेस्ट करते हैं, तो जवाब है हियरिंग टेस्ट। जैसे पैदा होते ही वैक्सीन लगाते हैं, और आपको ये पूछते हैं कि पैदा होते ही क्या टेस्ट करेंगे, आई का टेस्ट करेंगे या आपका जो है ईयर टेस्ट करेंगे, तो जवाब है हमेशा पैदा होते ही ईयर का टेस्ट करते हैं। ईयर टेस्ट बच्चे में जरूरी होता है, हियरिंग टेस्ट करते हैं। अगला प्रश्न, बिल्कुल नए आंकड़े के साथ में अगला प्रश्न है। और सुबह 6 बजे की नॉट सेट सीरीज कौन कौन पढ़ाई करता है, बताओ। आप में से कौन बच्चा है जो सुबह 6 बजे अभी तक नहीं उठता है? ऐसा कोई एक भी नहीं होना चाहिए। अगर जिंदगी में सफल होना है तो एक गांठ गांठ बांध लेना आज ही, है ना। रामचंद्र जो अयोध्या के राजकुमार है, भगवान रामचंद्र, उनको साक्षी मानते हुए कि मैं भगवान रामचंद्र की संतान हूं, और मैं उनको साक्षी मान के आज ये सौगंध लेता हूं, इस पूरे भारतवर्ष में सभी ऋषि मुनियों को ध्यान में रखते हुए अयोध्या के राजकुमार की सौगंध खाता हूं कि मैं रोज सुबह 6 बजे से पहले उठ के और 6 बजे की नॉर्सेट सीरीज की क्लास को लाइव अटेंड करूंगा। और ऐसा मैं खुद से वादा करता हूं, और मैं अपने इस संकल्प पे अडिग रहूंगा, और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मैं इस संकल्प पे बिना खंडित हुए काम करूंगा। आपकी जिंदगी में सफलता कूद के आएगी, दौड़ के नहीं, कूदते हुए आएगी। लोगों के सफलता दौड़ते हुए आती है, आपके सफलता कूदते हुए। इसी संकल्प के साथ में पढ़ना। अगले प्रश्न के साथ में,
सवाल ने ये बोला है कि इमरजेंसी सिचुएशन ऑफ इंजुरी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ केयर एप्लीकेबल। इमरजेंसी सिचुएशन ऑफ इंजुरी, जैसी इमरजेंसी होती है तो हम इमीडिएट केयर देते हैं, है कि नहीं है। और प्राइमरी केयर हमेशा प्रिवेंटिव होती है, प्रिवेंटिव प्राइमरी केयर कि कोई बीमारी हुई नहीं उससे पहले जो बचाव करते हैं वो प्राइमरी प्रिवेंशन या प्राइमरी केयर है। सेकेंडरी केयर या सेकेंडरी प्रिवेंशन जो होता है वह बीमारी को जल्दी डायग्नोस करना और जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना। और टर्सरी केयर जो है, टर्सरी केयर यह रिहेबिलिटेशन वाला, इस बात का आपको ध्यान रखना है। समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों। एक रसगुल्ला कह रहा है सर सुबह 6 बजे कौन सी क्लास होती है। वारे मेरे लाल, नॉट सेट सीरीज अभी तो नाम बताया मैंने, इसी यूट्यूब पे चैनल होती है रोज सुबह 6 बजे। और आपको जान के हैरानी होगी कि ऐसा पिछले कई सालों से, ऐसा कह सकता हूं मैं, कई सालों मतलब 1-2 साल हो चुके हैं इस क्लास को चलते हुए हर दिन। ये आपको ध्यान रखना है। तो पूरे उत्साह के साथ में, जोश के साथ में आपको भी पढ़ना है। रिहेबिलिटेशन वाला काम जो होता है वो टर्सरी प्रिवेंशन में आता है। ये एक अच्छा सवाल है, देखिएगा, पिक्चर को देखिएगा, सवाल को देखिएगा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और जवाब लिखने का प्रयत्न करिएगा। देखो जवाब सभी को लिखना है। पहला, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेट गैंग्रीन, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन इन देयर, इट इज इनवेरिएबल फॉलोड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन बोवल, ऑल ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन हमने लिखा है। इस फोटो को आपको पहचानना है और फिर अपना जवाब देना है कि आपको क्या लगता है, क्या जवाब होना चाहिए इसका। गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन किसी भी जगह पे जब ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, वो एरिया काला पड़ जाता है, इसको मैं बोलता हूँ गैंग्रीन, है ना। जब एरिया काला पड़ जाता है इसको मैं क्या बोलता हूँ? गैंग्रीन। गैंग्रीन जो है एक तो ड्राई होती है, ड्राई, और होती है वेट। जब ब्लड का सप्लाई रुक जाता है इसीमिया होता है। और सबसे पहले जो एरिया काला पड़ जाता है जब पहली बार गैंग्रीन होती है, तो वो गैंग्रीन हमेशा ड्राई गैंग्रीन होती है। वो गैंग्रीन हमेशा कैसी होती है? ड्राई। ये मतलब सूख गया, काला पड़ गया और कोई ब्लड का फ्लो नहीं है इस एरिया में, इसको बोलते हैं ड्राई गैंग्रीन। और अगर इसके अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, इसमें कोई बैक्टीरियल, इस ड्राई गैंग्रीन में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए और ये ड्राई गैंग्रीन जो है वो हम कहते हैं कि वहां पे ब्लड का फ्लो का अल्टरेशन हो जाए, है ना। ये गैंग्रीन जो ड्राई गैंग्रीन है उसके अंदर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए और यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए कि यहाँ पे ब्लड का फ्लो इंटरप्ट हो और यहाँ पे कोई बैक्टीरिया ग्रो कर जाए, तो उसको हम बोलते हैं ड्राई गैंग्रीन। गीला हो जाना वेट गैंग्रीन कहलाता है। तो ड्राई गैंग्रीन का गीला हो जाना, उसमें से सिक्रीशन का प्रेजेंट होना, उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, वेट गैंग्रीन कहलाता है। और इसमें एक खास तरह का बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम परफिंजे, है कि नहीं है? क्या बोलते हैं? क्लोस्ट्रीडियम परफिंजे। तो ये जो क्लोस्ट्रीडियम परफिंजे है, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजे जो होता है, परफिंजे, इसको हम बोलते हैं गैस गैंग्रीन। गैस, क्योंकि ये गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। तो पहले हो गया ड्राई गैंग्रीन, फिर उसमें बैक्टीरिया आ जाता है तो वेट हो जाता है पार्ट, वेट गैंग्रीन। और फिर उसके अंदर अगर एक खास बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए क्लोस्ट्रीडियम परफिंजे, तो उसको हम बोलते हैं गैस गैंग्रीन। ये 3 तरह के गैंग्रीनस बातें वहां पे देखने को मिलती है जो आपको ध्यान रखनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है वेट गैंग्रीन के? वीनस ऑब्स्ट्रक्शन होना वहां पे, बिल्कुल सही। जब गैंग्रीन हो जाएगा तो जब आर्टेरियल ब्लड जा ही नहीं रहा, वीनस ब्लड आएगा क्या, है ना। इनवेरिएबली फॉलोड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लेटर ऑन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। और आंत के अंदर ये गैंग्रीन, बोवल के अंदर बहुत आसान है,
इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो गैंग्रीन बोवल में भी हो जाता है। तो बिल्कुल तीनों ही बातें सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है डी बनेगा। ए, बी और सी तीनों ही गलत है। इस बार यूपी पीएससी के अंदर दो तरह का पैटर्न होता है एग्जाम का, एक प्री और एक मेंस। क्या होगा इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, डिटेल चर्चा हम करेंगे और पूरी उत्साह के साथ में आने वाले सेशन में बातें भी करेंगे। हर दिन आप जोश के साथ में पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि इस बार यूपी पीएससी पार। तो हम बताएंगे आपको पूरा का पूरा। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। गैंग्रीन को लेके ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला क्या है, सिर्फ गैंग्रीन है। अगर वो ड्राई गैंग्रीन है, उसमें अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए गैंग्रीन वाले स्टम के अंदर, इस काले पार्ट में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम वेट गैंग्रीन कहते हैं। और इसके अंदर गैस प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, गैस प्रोड्यूस कौन करता है, क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजे, उसको हम किस नाम से जानते हैं, गैंग्रीन। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है कि जो डायबिटिक फुट है, किसी मरीज को डायबिटीज थी और उसका पांव जो है उसमें गैंग्रीन हो गया, उसको डायबिटिक फुट कहते हैं। कौन सा गैंग्रीन है, कौन से गैंग्रीन का एग्जांपल है डायबिटिक फुट? क्या बात, क्या बात, क्या बात। जो चरम सीमा पे है भाई। यूपी पीएससी के एग्जाम के जितने भी रसगुल्ले हैं, इनका जोश 7वें आसमान पे है। और विश्वास करिएगा आपका ये जोश जो है ऐसे ही बरकरार रहना चाहिए एग्जाम तक। हम मैन प्री सब की तैयारी करा देंगे। इस बार यूपी की हर एक एग्जाम की हर एक क्वेश्चन को आपके सामने लाके परोस देंगे। बस आपको प्री मैन सब की तैयारी बड़ी उत्साह से होगी। आपको इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप तो एक सच्चे मन के साथ में, एक उत्साहित मन के साथ में, एक कॉन्फिडेंट मन के साथ में पढ़ते रहें और पूरे जोश के साथ में, जुनून के साथ में पढ़ते रहें। डेफिनेटली बेहतर से बेहतरीन होगा। वो कहता ना, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, ऐसा बनाओ कि आपके सामने मंजिल जो है वो घुटने टेक दे। आपका हौसला इतना बड़ा होना चाहिए। इसलिए आंकड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए। नया आंकड़ा नए हौसले को पैदा करेगा। हौसला कहता है नॉन फैटल कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स इंक्लूड। मीजल्स के सारे कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन कौन सा मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन फैटल नहीं है? फैटल वर्ड का मतलब समझते हो? अगर समझते तो डी आंसर नहीं देते। नॉन फैटल का मतलब होता है मीजल्स का वो कॉम्प्लिकेशन जो जानलेवा नहीं है। मीजल्स का वो कॉम्प्लिकेशन जो आपको प्राण लेने पे मजबूर नहीं करेगा, वो कॉम्प्लिकेशन जिसको आपको जान की हानि नहीं होगी। कौन सा है सर? तो पहला लिखा हुआ है लैरिंगोट्रेकाइटिस, बिल्कुल है। एनकेफेलाइटिस भी है, निमोनिया भी है। सांस की कोई बीमारी है तो जान जाएगी ना, क्योंकि सांस है तब तक ही आस है कि नहीं है? और ये तीनों है। लेकिन मेरी बात बताओ कि अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हुआ है, ओटाइटिस मीडिया हुआ है, मुंह में छाले हुए हैं, क्या ही प्रॉब्लम होगी भाई? किसी को आंख लाल हुई है, आंख लाल हुई है, किसी के कान में मिडिल ईयर में इंफेक्शन हुआ है, ओटाइटिस मीडिया हुआ है, या किसी के मुंह में छाले हुए हैं, माउथ अल्सर कहते हैं इसको। तो अगर किसी की आंख लाल हुई है, किसी के कान में इंफेक्शन हुआ है, मिडिल ईयर का इंफेक्शन हुआ है, या किसी के मुंह में छाले हुए हैं, ये तीनों तरह के सिम्टम जो है ये बिना फैटल नॉन फैटल कॉम्प्लिकेशन है मीजल्स के। इसमें कोई फैटलिटी नहीं है। ए करेक्ट आंसर है, बाकी सभी बातें गलत है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम पानी की तरह, हाँ पानी की तरह क्लियर हो गया मामला। अगला प्रश्न, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज कम्युनिकेशन चैनल इज। मोस्ट कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन चैनल इज। टेक्टाइल चैनल एक वर्ड है यहाँ पे, विजुअल चैनल एक वर्ड है, रिटर्न चैनल एक वर्ड है, ऑडिटरी चैनल एक वर्ड है। मोस्ट कम्युनिकेशन चैनल का मतलब होता है कौन से चैनल के थ्रू हम ज्यादातर कम्युनिकेट करते हैं।
कम्युनिकेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट चैनल कौन सा है? सभी लोगों को जवाब लिखना है। और जवाब कहाँ लिखना है? कहाँ लिखना है बताओ? वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखना है। सुंदर सा जवाब लिखना है, सही जवाब लिखना है, रैशनल वाला जवाब लिखना है। और कल सुबह 6 बजे के सेशन में जरूर जुड़ना है। शाम का सेशन कल सेम टाइम होगा 4:15 बजे। पूरे उत्साह से पढ़ना है, हर दिन संकल्प शक्ति के साथ में पढ़ना है। सुबह 6 बजे वाले सेशन को 100% अटेंड करना है। शाम के 4:15 बजे वाले सेशन में पूरा भोकाल मचा देना है। इस बार इस यूपी पीएससी के एग्जाम को प्री और मेंस दोनों को इसकी औकात दिखाएंगे। प्री में क्या आएगा, मेन में क्या आएगा, क्या सिलेबस रहेगा, उसी पैटर्न के ऊपर तैयारी चलेगी। और अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो यूपी पीएससी का नया बैच आज ही स्टार्ट हो चुका है। सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास है, वहां पे पढ़ो। ऐप के ऊपर क्लास होगी। अभी ठीक 7 बजे क्लास होगी पीडियाट्री की, 7 से 8 थ्योरी की क्लास होगी। पूरे जोश के साथ में जुड़ना, सभी बच्चों को पढ़ना है और एक दूसरे के आत्मसात बनना है। हमेशा बेहतर से बेहतर बनने का प्रयत्न करना है। मैं हमेशा कहता रहता हूं, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और सौगंध महादेव की, हम पैदा हुए जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं दोबारा कल सुबह ठीक 6 बजे एक और शानदार सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।